ਪੰਨੇ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਲੜੀ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 6ਵੇਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਮਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੀ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਯਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਵੌਇਸਿਸ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਉਮਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਰਾਈਟਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ, ਦ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮਾਬਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੈਂਡਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਥਰੂ ਅ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਅ ਕੁਆਇਟ ਲਿਟਲ ਐਂਟਰੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ them ਤੇ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਆਫ ਅ ਪਾਸਟ ਬੋਥ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਮਨ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ सवालों के नाल। सो अब मैं उमा जी से बात करूंगी और उनसे निवेदन करूंगी कि जो हमारा आज का विषय है उसके बारे में पहले वो कुछ देर हमसे बातें करेंगे और लास्ट वाले 20-25 मिनट में हम अपने क्वेश्चंस जो भी से साझा करेंगे। तो पहले मैं उमा चक्रवर्ती जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना जो आज का भाषण है हमारे साथ साझा करे। उमा जी। हाँ जी, शुक्रिया जी। पहले तो मैंने सोचा था जरा 2-4 सेंटेंस में पंजाबी विच मार ला, वो होया नहीं। थोड़ी आंदी सी मैनू बचपन विच, हाँ, पर भूल गई हूँ। सो एनीवे, जस्ट ओनली टू करेक्ट, आई हैव मेड बाय नाउ 6 फिल्म्स, सो नॉट जस्ट 2। तो कभी आपको मौका मिले तो आप फिल्मों को भी देखिएगा, सब औरतों के बारे में, ठीक है? ओके, सो नीतू ने अभी आपको बताया कि किस तरह से इतिहास में इतिहास ने औरतों के ऊपर लिखा नहीं है, मतलब उसको उनको अपने में जोड़ा नहीं। मैं ये कहूँगी कि एक्चुअली हमको ये समझने की ज़रूरत है कि जो डिसिप्लिन, इतिहास का जो डिसिप्लिन बना था वो शुरू से ही एक तरह से पल्ला उसका भारी है मर्दों की तरफ। अगर हम उसको इसलिए क्योंकि इतिहास पुराने ज़माने से सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है। सो एक्चुअली मैं उसको कहूँगी कि अगर बड़े छोटे शब्द में कहना, अगर उसको बोलना हो तो हम कहेंगे सत्ता की ज़ुबानी, सत्ता की कहानी मर्दों की ज़ुबानी उसमें है। क्योंकि वो पूरा कहानी जो हमको बताया जाता है वो हमेशा राजाओं और जिन्होंने सत्ता हासिल किया है या उनको पैदाइशी मिला है, उनकी कहानी होती है। आगे पीछे उसके कुछ नहीं होता, और उसमें औरतों तो गायब होती ही है, लेकिन ज्यादातर मर्द भी गायब है उसमें, क्योंकि ज्यादातर मर्द जो है वो सत्ता में नहीं है, वो एक्चुअली कृषक हैं या मतलब दलित हैं या साधारण व्यक्ति हैं। साधारण व्यक्तियों की कहानी तो आती नहीं है। उनका जो अनुभव है, उनका काम जो है, वो सब इतिहास में बहुत कम आती हैं। और पुराने ज़माने से, बहुत अर्ली टाइम से आप देखेंगे कि कहानी इतिहास रचा गया है और लिखा गया है बेसिकली राजा महाराजाओं और बड़े-बड़े लठैत लोग जैसे हैं, उनकी कहानी बताई जाती है, उनका आना जाना ही इतिहास बना हुआ है। अगर आप बहुत पुरानी स्रोत देखें, जो सोर्स है अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, अब आप देखिए, ये सबसे पहला हमको लिखित में
पत्थर पे लिखी हुई जो स्रोत मिलते हैं वो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं। तो अशोका की कोशिश थी कि वो अपने प्रजा के साथ बात करें। तो आप कुछ जानते होंगे कि कितने सारे उन्होंने वो पिलर इंस्क्रिप्शंस रखे, रॉक इंस्क्रिप्शंस रखा। उसमें उन्होंने अपने प्रजा से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कहानी तो राजा की तरफ से था। राजा बोल रहा है, प्रजा क्या सोच रही है, प्रजा क्या बोल रही है, प्रजा के दिमाग में क्या है, प्रजा कैसे रहती है, वो नहीं है उसमें। उस इंस्क्रिप्शन में आपको वो नहीं मिलेंगे। सो ये हमको समझने की जरूरत है कि बहुत सालों के लिए मोरलेस किसी भी जगह पे आप जाओ, चाहे वेस्ट में जाओ, चाहे अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं पर भी जाओ, इंडिया में भी, इस साउथ एशिया में भी ऐसे ही था। इतिहास होता था राजाओं का आना जाना। अब फॉर्चुनेटली मैं समझती हूँ कि हमारे टाइम से जब हमने शुरू किया, तो एक तरह से वो थोड़ा सा पलट गया। तो नेशनलिस्ट जब खास करके जब हमारी स्वतंत्रता संग्राम चली, तो कुछ कोशिश तब हमारी तरफ से थी कि हमने दूसरी तरह के इतिहास लिखने की प्रक्रिया शुरू की थी। और 50s के बाद तो आप देखेंगे कि ये हमारा दायरा जो था इतिहास का वो थोड़ा सा बढ़ने लगा। और आप देखेंगे कि उस वक्त आप पहली बार सोशल हिस्ट्री को देखेंगे। आप शायद आप लोगों ने कोसाम्बी की एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी, जहां वो एक्चुअली इतिहास को एक अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड हु हेल्ड इट, एंड किसके हाथ में था और किस तरह से उन्होंने उसको रखा। सो इन अ सेंस वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ। जो दायरा था इतिहास का, उसको बढ़ा दिया गया। एंड नाउ वी बिगैन टू सी कि एक अलग तरह की हिस्ट्री है, जिसमें आप रेवेन्यू सिस्टम्स हैं, अगर मतलब दास प्रथा और इन तरह की चीजों के बारे में भी पूरी विश्लेषण थी। और हमेशा वो नहीं था कि सिर्फ ऊपर जो सत्ताधारी थे उनके नजरिए से देखा जाए। वो एक तरह से न्यू हिस्ट्री जो है, वो न्यू हिस्ट्रीज आने लगी, जिसमें लोग जो दायरा हमने बढ़ा दिया था, उसमें जो प्रश्न जो वाजिब माने जाते थे, वो सब हमने डालने की कोशिश की। तो मैं समझती हूँ कि इंटरेस्टिंग एक बहुत रुचिदायक इतिहास जो है वो 50 से शुरू हो जाता है। पर फिर भी उसमें बहुत सालों तक मोड्स ऑफ प्रोडक्शन पे ही बात हुई, सोशल फॉर्मेशंस पे ही बात हुई। उसमें भी आप देखेंगे कि कोई आम आदमी का नाम या उसका अनुभव नहीं हमको दिखता है, क्योंकि इट इज प्रोसेस पे गया हुआ था कि मतलब इस तरह से इतिहास में इस तरह की बदलाव आई, इस तरह के क्या रेवेन्यू सिस्टम है या प्रोडक्शन सिस्टम है, वो किस तरह से बदला इतने पीढ़ियों में और इतने सेंचुरीज में। पर 80 के दर्शन में 85 के दर्शन में आप देखेंगे थोड़ा ये मामला थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, और एक स्कूल निकल के आया जो लेफ्टिस्ट के अंदर से आया, लेकिन पूरी तरह से वो लेफ्टिस्ट प्रश्न नहीं थे, और ये थी सबॉल्टन, जिसे सबॉल्टन हिस्ट्री बोलते हैं। तो सबॉल्टन हिस्ट्री जो आया, उसने फिर हिस्ट्री फ्रॉम बिलो करने की कोशिश की, और ये भी देखने की कोशिश की कि हम सिर्फ सत्ता की कहानी ना बताएं, लेकिन सत्ता मतलब आप लड़ते लड़ते जब मर जाएं वो भी एक कहानी होती है। आप पेजेंट रिबेलियन है, आप देखें कि कृषकों ने कुछ किया, ये भी चाहे वो सक्सेसफुल रहे, चाहे वो एक तरह से कायम हुए या नहीं, उनकी कहानी भी आने लगी। और बहुत सारे इतिहास उस वक्त आया फेल्ड मूवमेंट्स के ऊपर, जो मूवमेंट शुरू हुई और खत्म हो गई क्योंकि वो पूरी तरह से बदलाव ला नहीं पाए। सो इतिहास का दायरा बढ़ने लगा और काफी बढ़ने लगा। पर जब सबॉल्टन्स आए, तब भी आप देखेंगे कि
औरतें उस इतिहास में शामिल नहीं थे। तो जो हम कहते थे कृषक, तो उसका मतलब था मर्द कृषक। हम कहते थे मजदूर, तो मर्द मजदूर था। जो औरतें हैं उनको छुपा दिया जाता है, लुप्त, वो छुप जाती थी बड़े कैटेगरी में, जिसमें पीपल या पेजेंट या वर्कर या व्हाटएवर, उसके अंदर। पर उसमें औरतों इतिहास उनके ऊपर कैसे कायम हुआ, उन्होंने क्या उसमें कंट्रीब्यूट किया, ये हमको नहीं दिखा, तब भी नहीं दिखा। तो एक्चुअली और सो अब देखिए तो वाजिब प्रश्न क्या था कि सत्ता में कौन आया। सत्ता की कहानी थी तो ऑब्वियसली औरतें नहीं होंगी, क्योंकि औरतें अपने आप से बहुत कम सत्ता में आई और उन्होंने उसको अपने हाथ में लिया। इसलिए आप देखेंगे कि जो औरतें आती भी थी उस कहानी में, वो यूजुअली विडोज थी, राजाओं की या माएँ थी नए राजा की, उनकी कहानी कभी कभी आ जाती थी। सिर्फ एक औरत थी और वो हमेशा ऐसा समझा जाता था कि अपने मर्दों की जगह खड़ी हैं, इसलिए वो इतिहास में आ गई हैं। या नूरजहां जैसी औरत है जिसने जो उसका जहांगीर पीपा के या अपना हफीम खा खा के बैठा रहता था, वो ही चलाती थी सत्ता को। तो हमेशा उसको अलग और खराब नजरिए से देखा जाता था कि नूरजहां ने एक्चुअली संभाला। पॉइंट ये है कि जब तक वो सत्ता के साथ रहा तो ये लिमिटेशन उसकी रही। उसमें भी आप देखेंगे कि जैसे रजिया है, रजिया तो रानी अपने दम पे बनी। उसके बाप ने कहा कि रजिया को सुल्तान बनना चाहिए, क्योंकि वो सबसे कायम है मेरे बच्चों में। रजिया बेचारी सत्ता के मतलब राज को लेकर के लड़ती लड़ती मर गई, और कोई बहुत ज्यादा लोग उसको याद नहीं करते हैं। अगर आप दिल्ली आए तो आप देखेंगे कि छोटा सा एक इतना सा इलाका है जिसमें छोटी सी कब्र उनकी है। पूरे कुछ मतलब उसमें कोई भी नहीं आकर देखता है कि यहाँ इस हिंदुस्तान की सुल्तान रजिया का कब्र है। किसी को शायद ज्यादातर जानकारी भी नहीं होगी, पर अगर तो एक तरह से उसने लाइन जो था ब्रीच किया, क्योंकि वो औरत होते हुए भी मर्द की तरह से उसने सत्ता को रखा अपने हाथ में, और मर गई तो हमको याद भी नहीं आता। लेकिन मुमताज महल जो 14 बच्चों की माँ पैदा करने के बाद गुजर जाती हैं, तो उनको क्या मिलता है? वो तो बिल्कुल बीवी थी और बड़ी अच्छी बीवी थी, बच्चे भी इतने पैदा किए, तो उसको तो मिला ताजमहल। और रजिया को आप देखें किस तरह से। तो इवन इस इतिहास में भी आप देखें, सत्ता के इर्द गिर्द भी जो लोग हैं उसमें भी कितनी तरह से जेंडर पूरी तरह से कायम था। सो ये पुरानी एक तरह से हमारी वो अपने पुरखों से हासिल किया इतिहास लिखने की प्रक्रिया, उसमें हम इस तरह की चीज के साथ आते हैं। जो बदलाव हमारे यहाँ आया वो एक्चुअली वुमेन्स मूवमेंट, जो 80 का दशक का जो वुमेन्स मूवमेंट है, जिसको ऑटोनोमस वुमेन्स मूवमेंट कहा जाता है, जिसमें हम कई मसलों को लेकर के वो निकला। मथुरा का जब बलात्कार हुआ था चंद्रपुर में, और या डाउरी वायलेंस शुरू हुआ, और ये जो नए स्तर से एक वुमेन्स मूवमेंट आकर के फूटा हमारे यहाँ, तब एक्चुअली आप देखेंगे कि जो सोचने का अंदाज है वो पूरी तरह से बदलने लगती है। और वो उसमें ये नोट करने की चीज है कि वो जो पहली पीढ़ी जो लिखने वाली पीढ़ी थी, जो एक नारीवादी नजरिया से लिख रहे थे, वो लोग लिख भी रहे थे और एक्टिविस्ट भी थे। तो मुझे याद है कि मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन में एक धरने पे गई थी, एक डेमोन्स्ट्रेशन पे गई थी, जहाँ पे दहेज विरोधी हमारा आंदोलन था, किसी लड़की को जला दिया गया था। वहां पर जोर से एक मतलब काफी मजबूत एक प्रदर्शन था। तो उसमें एक लड़की बड़ी गुस्से वाली छोटी गुस्से से आई मेरे पास और कहा, मैम आप तो इतिहास लिखती हैं, आप पुरानी इतिहास लिखती हैं और आप परंपरा के बारे में भी लिखती हैं, आप हमें बताइए ये क्या हमारा
क्या हमारी परंपरा है जहाँ पे कहा जाता है कि एक लड़की अपने घर से ब्याह करके चली जाए तो उसकी अर्थी भी वापस नहीं आनी चाहिए, ये कैसा प्रक्रिया है? और इतने उसने कहा मैम आप धरने में आना बंद करो, पर ज़रा अपना इतिहास को टटोलो और अपने शास्त्रों को टटोलो और देखो और बताओ कि ये हमारे देश में ये इस तरह की परंपरा बनी ही कैसे? सो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि चुनौती हमारे सामने इसलिए आई कि हम फिर ये जो है ना कि मैं एकेडमिक हूँ, मैं लिखती पढ़ती हूँ, तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन में जाऊँगी, वो सब नहीं था। हम एक ही वही लोग थे जो डेमोन्स्ट्रेशन में भी जाते थे, एक्टिविज़्म भी करते थे और फाइनली हमको लिखने की मतलब नारीवादी सोच के साथ लिखना भी हमारे ज़िम्मे में, हमारे खाते में आया। तो हमने उस मौके का को एक तरह से पूरी तरह से अपनाया और पितृसत्ता जैसे जो शब्द है इसका मायने भी हमने उस वक़्त शेप किया पूरी तरह से। उसमें जो आज हम मानते हैं पितृसत्ता क्या है, उसका जो डेफ़िनिशन है, वो सब परिभाषा वो हमने उस टाइम से करना शुरू किया था। और इसकी वजह से हम देखेंगे कि अब हमारे देश में साउथ एशिया में इनफैक्ट आई विल से बहुत एक रिच परंपरा है ऑफ राइटिंग। फेमिनिस्ट राइटिंग इज़ वेरी रिच इन चाहे वो आप लिटरेचर में देख लो, चाहे आप हिस्ट्री में देख लो, चाहे इकोनॉमिक्स में देख लो, ये एक्चुअली बहुत बहुत सारी स्कॉलरशिप हमारे से निकल के आई है यहाँ पर और उससे हमारी समझ बन के आई है। तो चैलेंज ये था कि अब हम हर विषय को जेंडर एज एन एनालिटिकल कैटेगरी बना करके उसको देखेंगे। तो अगर हम इकोनॉमिक्स देखेंगे उसमें भी उसको जेंडर एज एन एनालिटिकल कैटेगरी डालेंगे, इतिहास देखेंगे तब भी करेंगे, लिटरेचर करेंगे तब भी करेंगे, कोई भी विषय हो, हम समाज शास्त्र तो है ही है। तो इसलिए एक्चुअली जो हमारी समझ आज की समझ जो बनी है वो मैं समझती हूँ लेट 80 से शुरू होकर के अब तक आई है और वो बहुत एक गहराई और उसकी क्षमता बहुत मैं समझती हूँ बहुत जबरदस्त रही है। तो इतिहास में भी नेचुरली वो चीज आई और हमने अपने ही इतिहास को दोबारा लिखने की कोशिश की। ये जेंडर एज एन एनालिटिकल कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम नहीं मानते हैं कि हम सिर्फ आप औरतों को उसमें डाल दें और फिर उसको थोड़ा सा उस मिश्रण को थोड़ा सा घोल करके बना दें और हम सोचें कि हमने जेंडर डाल दिया इतिहास में। तो एक एक्सप्रेशन है, हमारा चैलेंज ये नहीं है कि हम ऐड वुमेन एंड स्टर को करेंगे। तो मर्द ये कर रहे थे, औरतें भी ये कर रही थी, मर्द ये कर रहे थे, औरतें यहाँ थी। ये हमारा टास्क नहीं था, ये हमारा चैलेंज नहीं था। हमारा चैलेंज था कि समाज में जेंडर का क्या प्रभाव था, जेंडर किस तरह से उस समाज की नींव पे है और उसको हम अलग करके ऐसे ना देखें कि मर्दें और औरतें, एक्चुअली जेंडर एज अ कैटेगरी को हम इस्तेमाल करें। सो तब से आई थिंक दैट काफी एक जिसे हम पैराडाइम शिफ्ट कहेंगे वो आने लगा और इसमें फिर हम देखते हैं कि बहुत सारा बदलाव आने लगा। सब बहुत शुरू उसी दशक में बेसिकली लेट 80s में अर्ली 90s में मैं समझती हूँ आंध्र प्रदेश हैदराबाद की एक ग्रुप थी स्त्री शक्ति संगठन। इन्होंने दो चीज इनकी तरफ से दो कॉन्ट्रीब्यूशंस आए जो बहुत लंबे समय तक उसका प्रभाव रहा। एक तो हमारे देश में स्रोतों की कमी थी। स्रोत कैसे? स्रोत में तो बायस है, स्रोत में भी पक्ष है और ये बेसिकली वो वही नजरिया है जो मर्दों की नजरिया है जो जिससे मैं शुरू की थी। तो इसको कैसे हम बदलें? तो एक चैलेंज ये था कि हम ढूंढें कि हमारे यहाँ ऐसे भी स्रोत हैं क्या जो औरतों की इतिहास बता सकते हैं। और सो दो मोटी मोटी वॉल्यूम्स निकल के आए जो के ललिता और सूजी थारू ने एडिट किए थे। इसको मैं समझती हूँ कि बहुत पायनियरिंग काम था क्योंकि उन्होंने शुरू से लेकर छठी शताब्दी ईसा पूर्वी से शुरू होकर के आज तक के जमाने की जितनी भी स्रोत उनको मिले जिसमें
औरतों ने या लिखा या बोला या उसको इंक्लूड करने की कोशिश की थी। तो ये एक तो स्रोत ढूँढना और उनको कंपाइल करना और उनको एक जगह बिठा करके उसको पब्लिश करना, ये एक चैलेंज था। और साथ-साथ उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ की थी जो मैं समझती हूँ हमारे हम जिस इलाके में हैं, जहाँ-जहाँ हैं, जैसे आप लोग पंजाब में हो, यहाँ जो इतिहास है फॉर इंस्टेंस उसको उसमें औरतों को अ, किसने डाला, वो मर्द तो डालेंगे नहीं, तो चैलेंज हमारे ऊपर ही है। और तो इसी तरह से तेलंगाना आर्म्ड स्ट्रगल था 47 46 टू 49 पे, एक बहुत सॉलिड मूवमेंट था जहाँ पे रैयत जो है, रैयतों की एक मूवमेंट थी जमीनों के लिए और जमींदारी के खिलाफ और उस जमाने के स्टेट के खिलाफ, और वो आर्म्ड स्ट्रगल था। तो तेलंगाना आर्म्ड स्ट्रगल की इतिहास में, अच्छा उसमें बहुत कम था, कुछ थोड़ा बहुत आर्काइव में पड़ा हुआ था। मर्दों की भी बहुत ज़्यादा कहानियाँ नहीं थी, पर एटलीस्ट जहाँ पर थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी लिखती थी, वो उन्होंने मर्दों को लिखा था। औरतों का भाग उसमें बहुत ज़बरदस्त, वो पहला मूवमेंट था जिसमें हमारे मैं समझती हूँ कि हमारे करीबी इतिहास में वो हमको स्रोत उस तरह का एक अनुभव मिलता है। इन औरतों ने बहुत सारी औरतें थी जिन्होंने एक्चुअली मूवमेंट को एक तरह से ट्रिगर भी किया था। तो आयलम्मा एक औरत है जो रैयत के परिवार से थी। उसने अपने को मतलब एक तरह से मजबूत करके मना कर दिया कि मैं अपना वो जो हिस्सा है मैं नहीं दूंगी, ये हम लोग के का हिस्सा, या हम लोग की श्रम से पैदा हुआ है, ये हमारा है। सो ये चीज ने दावा दिया। एंड वो औरत है, इनकी कहानियां तो दबी थी। तो ये काम जो फेमिनिस्ट थे, हैदराबाद की फेमिनिस्ट हैं, इन्होंने कुछ 20 शायद 40 कहानियां इकट्ठी की थी, उसमें से 20 को उन्होंने पब्लिश किया था। और वो किताब का नाम है वी वर मेकिंग हिस्ट्री। और बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, बिकॉज आपको ओरल हिस्ट्री मिलती है। आप अभी वो औरतें जीवित थी और उन औरतों से उनकी कहानियां, उनका जो भागीदारी था, उनका पूरा इतिहास था, और उसमें वो बहुत बहुत जोश के साथ बताती हैं कि किस तरह की चीजें उन्होंने की। और फिर जब मूवमेंट खत्म गया, फिर वापस उनको घरों में ही जाकर के धकेल दिया गया था। तो वो बैक टू द किचन पहुंचे। सो वो जो जेंडर डिविजन को तोड़ा था, वो एक्चुअली बाद में आकर के उनको फिर से लपेट लेता है। सो यू कैन सी कि अगर आप मूवमेंट में आप उसको पूरी तरह से स्पेस ना दें, तो क्या होगा, औरतें जितना भी हैं, और वो कहती हैं कि वो इतने हताश होकर के वापस अपने अपने रसोई में गए। और यही हमारे लिए एक क्या कहते हैं, एक समझने की औजार मिला कि औरतें चूज नहीं करती हैं चूल्हा चौका, वो उसको उनके डब्बे में डाल दिया जाता है। एंड दिस इज नॉट द लाइफ दैट women want to live. So इस तरह से वो वो एक्सपीरियंस भी वो फेमिनिस्ट का काम था। सो आई थिंक दैट इज बिन वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारे रिसेंट हिस्ट्री में ही आप देखेंगे कि ये धाराएं खुल के शुरू होने लगी। तो मैं आपको थोड़ा सा एक क्विक सर्वे बताती हूँ, और मैं जाऊंगी अपने बुद्धिज्म पर, क्योंकि बुद्धिज्म पर ही मेरा सबसे पहला काम था। और उसमें मैं देखने की कोशिश है। तो उसमें एक चीज कहने की जरूरत है। कई बार लोग कहते हैं कि फेमिनिज्म जो है ना, ये पाश्चात्य देशों से आया है, ये वहां से आया है, ये अंग्रेजों की प्रॉब्लम है, ये वेस्ट की प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ तो हम देवियों को पूछते हैं, हमारे को कोई यहाँ पे कोई शोषित नहीं है। सब खुशी खुशी अपना रोल अदा कर रहे हैं। और ये दावे के साथ मर्द, आप मीटिंग में जाएंगे तो हमेशा मर्द जो है कहेंगे पर औरत ही औरत की को दबाती है, या औरत ही इसके जिम्मेवार है, वो अपनी तरफ से लड़ती नहीं है, जो भी है। तो तो इस तरह की बात को लेकर के जब ये आता है, तो ये नारीवादी जो है ये पाश्चात्य देश से आया।
अब ये जो है ना बकवास है पूरी तरह से बकवास है। मैं कहती हूँ कि जहां शोषण है, शोषण के विरुद्ध, चाहे वो औरतों की शोषण हो, चाहे वो मजदूरों की हो, चाहे वो दासों की हो, चाहे वो कृषक की हो, वो खुशी खुशी कोई भी एक्सप्लॉइटेशन में नहीं जाता। कोई भी नहीं, कोई नहीं कहेगा आ मेरे को एक्सप्लॉइट कर, मैं खुश हूं इस एक्सप्लॉइटेशन। ये उनके ऊपर थोपा जाता है। तो जब से इनइक्वालिटी हुई है इतिहास में, तब से आप देखेंगे कि आवाज उस इनइक्वालिटी के विरुद्ध, उस असमता के विरुद्ध भी आवाज उठी है। और इसी तरह के एग्जाम्पल हमारे को दिखता है, क्योंकि बुद्धिस्ट लिटरेचर है। बुद्धिस्ट लिटरेचर एक तरह से हमें मिला है, पीढ़ियों में एक ज़बानी बोला जाता था और उसके बाद फिर उसको लिखा गया किसी टाइम पर, और उसमें एक टेक्स्ट है, ग्रंथ है जिसका नाम है थेरी गाथा। थेरी गाथा भिक्खुनियों की आवाज है। भिक्खुनियां जो जो संघ में चली गई थी, बुद्धिस्ट संघ में चली गई थी, घर बार जो छोड़ करके चली गई थी, वो उनकी पोएट्री है, उनकी कविताएं हैं, जिसे गाथा कहते हैं। तो थेरी गाथा, थेरी मतलब जो सीनियर वुमन है, और गाथा मतलब उनके गाने। तो ये जो कलेक्शन है ये यूनिक है। इसमें कोई 150 शायद गाथाएं हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं ऑफ विमेन, जो अपनी बात को बोलते हैं, और उसमें लिबरेशन की बात बहुत ज्यादा आती है, फ्रीडम की बात बहुत ज्यादा आती है। और जो सबसे हमारे लिए एक तरह से चौंकाने वाली बात है, वो फ्रीडम जिससे मांग रही है, उस फ्रीडम में वो फ्रीडम चौके से फ्रीडम की बात करती हैं, कि हमें ये जिंदगी जो है चूल्हा चौके की जिंदगी पूरी नहीं है, ये हमारी जिंदगी नहीं हो सकती है। इसके आगे हमारी जिंदगी है, हम भी हमारे भी एस्पिरेशंस हैं, हमारे भी जर्नीज हैं। तो एक्चुअली वो बात बहुत जबरदस्त है। और एक गाथा है जिसमें कहती है कि देखो मैं कितनी मुक्त हुई। वो उस जो भिक्खुनी है जिसने ये गाथा लिखा है, उसका नाम है मुक्ता। मुक्ता मीनिंग मुक्ता, जो लिबरेट हो गई है। वो कह रही है कैसे मैं लिबरेट हो गई। मैं चूल्हे से लिबरेट हो गई, मैं उस मर्द से लिबरेट हो गई जो मेरे को सताता था, और आज मैं आजाद हूं और अपनी ही खोज में निकली पड़ी हूँ। तो ये चीज जो है, आई थिंक इट्स वेरी पावरफुल। और ये इस तरह की कहानी हमको मिलती है ना। ये जरूरी नहीं है, मैं नहीं कह रही हूँ कि वो गाना या वो गाथा उसी औरत ने इस टाइम पर, इस मोमेंट पर लिखा है, लेकिन ये सेंटिमेंट जो निकल के आता है, ये समझने का जो अंदाज है, ये एक्सप्रेशन जो है जो निकल के आता है, ये सिर्फ औरत कर सकती है। ये सिर्फ औरत बोल सकती है, मर्द बोल ही नहीं सकता। मतलब कितना भी वो लिबरेट हो जाए, वो बोल ही नहीं सकता। इस तरह से आई थिंक दैट उस लिटरेचर में ही हमको इस तरह की चीज मिलती है। तो एक और कहानी है जिसमें एक भिक्खुनी बैठी है, वो ध्यान में बैठी हुई है। तो उसके पास जो मर्द मारा जो है, वो ऑल्टर डेविल टाइप पर्सन है, बुद्ध का ऑपोजिट है मारा आकर के उसके कहते हैं कि तू क्या कर रही है यहाँ पे बैठी हुई, इस पेड़ के नीचे क्या कर रही है। वो कहती है मैं अपने आजादी की खोज में हूँ, मैं अपनी आजादी ढूंढ रही हूँ। तो कहता तुझे क्या चाहिए, नहीं ज्ञान की खोज में हूँ। तो कहती है वो मार कहता है तुझे क्या ज्ञान की जरूरत है, तुझे तो 2 उंगलियों की ज्ञान चाहिए। और वो 2 उंगलियों की ज्ञान क्या है कि आप अपने ये जो 2 उंगली हैं, इसको चावल के पतीले में डाल करके चावल का एक टुकड़ा निकाल करके देखें कि ये पक गया कि नहीं, तुम्हें सिर्फ इसकी ज्ञान की जरूरत है। तो आई थिंक हर नेम इज सोमा कहती है मुझे क्या उस ज्ञान से क्या लेना देना, मैं तो चाहती हूँ उकाशा, मैं अपने को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अपने को लिबरेट करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे तो वो ज्ञान चाहिए। और वो टोक देती है उसको। सो ये चीजें अगर हमको चिन्ह की तरफ से मिलते हैं कि, और ये सिर्फ उस तरह की भाषा, उस तरह की
सोचने का अंदाज और बोलने का अंदाज है, ये बहुत ही औरत से निकल के आए, ये कोई मर्द लिख ही नहीं सकता, उस तरह से नहीं लिख सकता। तो मैं मान के चलती हूँ कि दिस इज अ वेरी अर्ली एक्सप्रेशन ऑफ फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस, फेमिनिस्ट अंडरस्टैंडिंग। तो वो भी हमको मिलके देता है। और इस तरह की काफी चीजें हैं जो कई एक आध ऐसे में मैंने लिखा है, तो आप उसको बाद में पढ़ सकते हैं। तो ये भी हमको मिलता है। इसी तरह से वर्कर की एक औरत जो दासी है, वो अपनी एक्सप्लॉइटेशन को कैसे समझती है, वो भी हमको एक टेक्स्ट में मिलता है। था वो सब उसको मानते हैं कि ये बहुत बहुत ही अच्छे स्वभाव की, इतनी अच्छी स्वभाव की है कि कोई भी उसके विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकता है। उसकी एक दासी थी, तो एक दिन वो दासी सोचने लगी, उसने कहा ये औरत सचमुच इतनी अच्छी खुश मिजाज की है, इतनी अच्छी है, या इसलिए लगती है क्योंकि मैं अपना काम और उसका काम इतनी अच्छी से तरह से करती हूँ कि लोग समझते हैं कि मतलब वो उसके खाते में उसको डालते हैं। तो कहती है एक इम्तिहान लेती हूँ। तो एक दिन वो सोती रही, उठी नहीं। उसकी मालकिन आकर बोली क्या बात है, क्या, उठा दिया। अगले दिन और लेट हुई। तीसरे दिन जब वो सोती रही और मालकिन आई और उसका कहा क्यों तू, क्या बात है तू उठती क्यों नहीं? कहती मैं क्यों उठूं? तो उसने जवाब दे दिया कि मैं क्यों उठूं, मतलब चैलेंज कर दिया उसको। और इस जिसके जो जो औरत थी, जो मालकिन थी, जिसको इतनी खुश मिजाज माना जाता था, उसने कहा, उसको इतना गुस्सा आया, उसने कुंडा निकाल करके उसका सर फोड़ा। और वो उस सर फूटे सर के साथ काली जो है वो सड़क पे घूमती गई और कहा देख मेरी मालकिन ने मेरा क्या हाल बनाया। तो मतलब सारे जो जो रेपुटेशन उसकी मालकिन की थी कि इतनी अच्छी खुश मिजाज की थी, उसको एक तरह से उसने भंग कर दिया। तो ये स्टोरी जो है, हम उसको, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये स्टोरी एक्चुअली रियल स्टोरी है, बट ये एक कहानी है जिसमें आप देखते हैं कि क्लास रिलेशंस किस तरह से रिप्रेजेंट की गई हैं और कैसे समझ है दास और दासियों का कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो मैं तो उसमें से यही सार निकालने की कोशिश करूंगी। तो मैं इस तरह की चीजें हैं, ये चैलेंज है, लेकिन टेक्स्ट में हमको कई तरह के स्रोत मिलते हैं और उसको नीचे से पढ़ने की जरूरत पड़ती है, अंदर से पढ़ने की जरूरत पड़ती है, और फिर हम शायद एक तरह की इतिहास लिख पाएंगे। इसी तरह से भक्ति के जमाने में हम जब व्हेन वी कम टू द भक्ति मध्यकालीन समाज में, तो आप देखेंगे भक्ति में किस तरह के बहुत सारी औरतें निकल के आई और बहुत सारी औरतें ने अपना रास्ता चुना, जो जो अपने ही खोज में वो निकली। और मीरा तो थी अक्का महादेवी, कई लोग अलालेर, ये लोग सब एक तरह से अपनी अपनी सर्च, अपनी ही लिबरेशन की सर्च में निकलती हैं, खोज में निकलती हैं। तो औरतों का, औरतों के प्रयास रहा है कि वो जिस डब्बे में उनको डाला गया है उस डब्बे में ना रहे, उनके भी कुछ आशाएं थी और उसकी उनका उसका चिन्ह हमको टेक्स्ट में मिलता है। सो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये भी स्रोत अच्छे हैं। फिर 19वीं शताब्दी के बाद तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही एक हमारे हाथ में एक चैलेंजिंग मोमेंट आता है जब औरतों को पढ़ाने की एजेंडा चली थी। अब मैं ये जो औरतों की पढ़ाने का जो एजेंडा था, ये एक्चुअली मर्दों की तरफ से आया था। और वो मर्द जो खास आज के दिन उन दिनों में मानते थे कि हमें औरतें अब वो उस तरह से कन्वेंशनल वाइफ नहीं चाहिए, हमें थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी औरत चाहिए जो हमारे साथ हमारा जर्नी में जा सके, लेकिन हमारी जर्नी में वो जाएंगे। हाँ, तो जस्टिस राणा डे थे, उन्होंने अपनी बीवी को पढ़ाया। सो कई हस्बैंड्स ने, कई शौहरों ने अपनी बीवियों को पढ़ाया और उनको बहुत अच्छा लगता था कि देखो हमने अपनी बीवी को पढ़ा दिया। और जब आगे चल कर के ये ऑटोबायोग्राफी लिखती थी और मर्दों के साथ उस मर्दों को और पितृसत्ता को एक तरह से सलामी देती थी, तो ये मर्द बड़े खुश होते थे
क्योंकि उनका पूरा चैलेंज खत्म हुआ। मैं आपको एक अपनी अपनी किताब से एक एग्जांपल दूंगी कि एक मर्द बेचारा रो रहा है, कहता है कि देखो हमने लिटरेचर पढ़ा है, हमने मिरांडा देखा है शेक्सपियर का, हमने कुमुद देखा है सरस्वती चंद्र का, पर हमारी जिंदगी में इस तरह की कोई औरत नहीं है। हाय हम बेचारे मर्द। हाय हम बेचारे मर्द, हमारे पास इस तरह की औरतें नहीं है। और उन्होंने लड़के औरतों को इसलिए पढ़ाने की कोशिश की कि हमारे पूरी तरह से वो कंपेनियन रहेंगे, तो हमसे बातें करेंगे और हमारे को एक तरह से हमारे को ही बढ़ावा मिलेगा। ये इस सिचुएशन से लोग शुरू हुए थे। अब जब हाथ में वो साधन आ गया पढ़ने और लिखने का, और लिख करके उसको पब्लिश करने का, तो एक तरह से साधन औरतों के हाथ में आया, जिससे आप सडनली देखते हैं कि उनका एक्सप्रेशन फूट करके बाहर निकल के आया। तो आप ऑटोबायोग्राफी 19वीं सेंचुरी के 19वीं शताब्दी के ऑटोबायोग्राफी को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे किस तरह की बातें औरतें लिखती हैं। ऐसा नहीं है कि वो झंडा लेकर के खड़ी हैं, लेकिन बोलते बोलते ऐसे लिखती हैं कि आपको दिख जाएगा कि कितना वो समाज कितना ने कैसे कोशिश किया था औरतों को बिल्कुल खारिज करने से, मतलब उनको एक तरह से बेकार करने के लिए। और रस सुंदरी देवी एक जमींदार की बीवी थी, 8 साल की बच्ची की शादी कर दी गई थी बंगाल में, और बड़ी बेचारी वो एक उसकी माँ भी विधवा थी। तो जब वो उसकी शादी करके उसको भेजा जा रहा था, वो बाद में लिखती हैं कि वो ऐसे फूट फूट के रोई वो बच्ची, और सारी औरतें उसके साथ उसके घेर लगा करके वो भी इतनी जोर से रोए, क्योंकि उनको भी लगा कि ये 8 साल की बच्ची को हम ससुराल में भेज रहे हैं, और उसका मतलब इतनी प्यारी सी छोटी बच्ची अब वहां जाकर के पता नहीं उसका क्या होगा। तो रोते रोते फिर वो लड़की कहती है, वो बच्ची उससे कहती है, माँ तूने मुझे एक अजनबी के हाथ क्यों दिया। और इसको सुन करके इतनी जोर से लोग उसकी मासियां और जो ओल्डर वुमेन थे वो भी रोने लगते हैं। फिर वो कहती है कि क्या माधव मेरे साथ जाएगा, शी सेड। अब माधव उसका चुना हुआ भगवान था, तो वो इतने खुश होते, कहते हाँ हाँ माधव तुम्हारे साथ जाएगा, और फिर वो चली जाती है। पर बाद में जाकर के उसको लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता, पर अपने लड़कों की बच्चों की अक्षर को सीख कर लिख करके सीखती है पढ़ना, और फिर वो भागवती पढ़ना शुरू करती है, और बाद में जाकर के उसने अपनी आत्मकथा लिखी। अब इस आत्मकथा में उसने ऐसी बातें नहीं लिखी जो लगता है कि वो झंडा फहरा करके वो बोल रही थी, पर लिखते लिखते उसने ऐसी चीजें उसमें बताई हैं। कहती है कि जब मैं जाती थी अपने घर में अपनी माँ से, अपने मायके में जाती थी, तो एक चिट्ठी लेके जाती थी कि मैं इतने दिन वहां रह सकती हूँ। हाँ, तो 10 दिन 12 दिन 15 दिन उसके मुताबिक रह करके मुझे वापस आना पड़ता था ना। अब ये आप डिटेल को देखिए, अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर। औरत का श्रम उस घर में, मतलब वो अपने ससुराल में इतना उसका इतना उसकी इतनी जरूरत है कि वो अपने माँ के घर में जाकर भी बहुत ज्यादा दिन नहीं रह सकती है। और उस चिट्ठी वो कहती थी कि एक चिट्ठी लेके जाती, लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेके जाती थी कि तुम 12 दिन रहोगी या 15 दिन रहोगी, और उसके तहत आपको वापस आना है। तो आप देखो कि आप जमींदार की बीवी भी हो, फिर भी पाबंदी आपके ऊपर पूरी तरह से लगी हुई है। फिर बाद में जाके बताती है कि एक दिन ऐसे ही, मतलब इसी तरह से जो डिस्क्रिप्शन दे रही है, कहती है एक बारी मैं 72 घंटे तक मैं खाना नहीं खाया, क्योंकि बच्चे थे, रो रहे थे बच्चे थे उसके, शायद 14 बच्चे उसने पैदा किए। मालिक था वो भी बीच बीच में बुला लेता है मेरे को, घर का काम था, तो 72 घंटे उसको समय नहीं मिला कि वो बैठ करके अपना खाना खा ले। ये तो उसकी हाल थी। अब ये कंप्लेंट तरह से नहीं लिखती है, वो ऐसे लिखते लिखते डाल दिया उसने उस कहानी में। पर हम देख सकते हैं और हम उसको पढ़ करके देख सकते हैं कि ये औरत ये डाले क्यों उसने। एक्चुअली वो अपने रीडर्स को बताने की कोशिश कर रही है,
और ये हमको दिखाता है कि 19वीं शताब्दी की पितृसत्ता, चाहे उन पढ़ाई की जाए या अच्छे घर की औरतें हों, उनके साथ भी किस तरह का किस दायरे में उनको रहना पड़ता था, ये हमको पूरी तरह से दिखता है। और आत्मकथाएं जो निकल के आई, उसमें हमको बहुत ही अंदर से बहुत बहुत कहानियां मिल के आती हैं, और आप देख सकते हैं कि औरतों की जिंदगी क्या थी उसमें। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर वगैरह रिफॉर्म कर रहे थे, बट यहाँ औरतें अपनी ही कहानी लिखने की, और ये कहानी प्रिंट हो रही हैं, आत्मकथाएं प्रिंट हो रही हैं और फिर वो सर्कुलेट हो रही हैं, तो आप देखिए कि रीडरशिप भी उनकी बनती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, रुचिदायक चीज है। सो इस तरह की, और महाराष्ट्र में आप जाएं तो फिर आप, जैसे बहुत सारी औरतें थी वहां पर, उन्होंने भी आत्मकथाएं लिखी, उन्होंने भी इस तरह की बातें लिखी हैं जो एक तरह से क्रिटिक करती हैं, पितृसत्ता को काटती हैं। और पंडिता रमाबाई तो खुद इतनी माहिर तरीके से उन्हें लिखी, वो बचपन से उनकी जिंदगी कुछ अलग थी, और वो लोग उनके माँ बाप वगैरह पुरानी कहानियां सुनाती थे और एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो उसने सारे हिंदुस्तान को क्या कहते हैं, ट्रैवल कर, उत्तर से दक्षिण बंगाल तक गए थे। उस दौरान उन्होंने क्या क्या देखा, ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो वो एक सेंसस में ये लिखा गया था कि राजस्थान में किसी एक गांव में कोई पता नहीं 300 कितने बच्चे, छोटी बच्चियां जो लड़कियां थी, लिखा गया था कि उनको वुल्फ वुल्फ उठा के, हाइना उठा के ले गया, तो और खत्म हो गई बच्चियां। तो ये एक्चुअली एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, सेंसस में उसको डाला गया था। तो रमाबाई कहती है कि ये बड़ा अजीब हाइना है, ये सिर्फ लड़की बच्चे को उठाता है, लड़के बच्चे को नहीं उठाता, तो क्या बात है। और ये इसी तरह की, जैसे हम जब मूवमेंट हमारा शुरू हुआ था और ये औरतें दहेज में मरती थी, बहुएं जलती थी, तो कहा जाता था कि स्टोव उनके हाथ में फूट गया। तो हमने कहना शुरू किया कि ये बड़ा अजीब स्टोव है जो सिर्फ बहुओं के हाथ में फूटता है, ये सासों के हाथ में नहीं फूटता। तो इस तरह की प्रश्न हम पूछते थे। तो उसी तरह की प्रश्न रमाबाई अपने जमाने में अपनी किताब में लिखती हैं कि ये बड़ा अजीब एग्जाम्पल दिया जा रहा है, और एक तरह से वो उसका मजाक उड़ा रही है। तो अपनी अपनी समझ बनाने में वो सारे जो जो वो देखती है उसको असिमुलेट करके, उसका सार निकाल करके, वो जो उसने फिर हाई कास्ट हिंदू वुमन, एक क्लासिक एक किताब लिखी है जिसमें वो दिखाती हैं कि किस तरह से ऊंची जाति की औरतों को किस तरह से दबा करके रखा जाता है। सो एक्चुअली 19वीं शताब्दी में ये पढ़ने लिखने का जो फाइनली साधन औरतों के हाथ में आया, उसकी वजह से हम खुद ही अपनी बात को कह पाए और लिख पाए। ऐसा नहीं है कि लोग बहुत खुश हुए। फॉर इंस्टेंस ताराबाई शिंदे थी महाराष्ट्र में, उन्होंने एक इतना गुस्सेदार लेख लिखा, स्त्री पुरुष तुलना, कि उसके बाद तो लोगों ने उसको इतना क्रिटिसाइज किया कि उसके बाद उसने कभी कुछ लिखा नहीं। लेकिन वो जो उसने लिखा है वो एक तरह से क्लासिक है, गुस्से से लिखा हुआ एक ऐसे है, लंबा सा ऐसे है, जिसमें वो पितृसत्ता को डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी के साथ जोड़ करके कि मर्दों के लिए एक नियम है, औरतों के लिए एक दूसरा नियम है, और पितृसत्ता को इसी तरह से वो लोग समझते थे, एज डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी। सो लोगों के हाथ में, जब औरतों के हाथ में ये साधन आने लगे, तो खुद अपनी कहानियां लिखने लगे, और एक तरह से धीरे धीरे पितृसत्ता की समझ भी बनने लगी। तो हमें फिर जरूरत नहीं थी कि मर्द हमारी कहानी लिखेंगे, हम खुद अपनी आप कहानी लिख सकते थे, और हम खुद अपनी समझ बना करके उसको लिख सकते थे। ये हमारे हाथ में अब एक औजार है, और इसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे जो रिसर्च हम करें इतिहास में, आज के तहत तो हमारे पास
बहुत सारे विषय हैं, हम जाकर के उन पे लिख सकते हैं। ये हमारे हाथ में अब एक एक तरह से सच्ची एक बड़ा स्ट्रॉन्ग औजार हमारे घर हाथ में आ गया है, जिसको हम इस्तेमाल करें। और अ, अब तो बिल्कुल बात ही नहीं होती कि हम अपनी दुय्यम दर्जा को रखें। मैं समझती हूँ कि इतिहास और औरतें जो साथ-साथ चलेंगी तो इतिहास बनाएँगी भी वो एक अलग तरीके से, और वो अपने अपने हाथ में जब अपना डोर लेंगी, तो उस डोर से वो जो इतिहास लिखेंगे और रचाएँगे और आगे बढ़ाएँगे, वो हमारे ऊपर है। सो मूवमेंट हम किस तरह से बनाएँगे, उसमें हमको क्या-क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। हमारी इतिहास की तो ज़रूरत है ही है, पर हमें समझ की ज़रूरत भी है, ताकि हम समझें और इस पितृसत्ता को उल्टाएँ। और ये नहीं कहा जाए, मैं जानती हूँ कि कई लोग समझते हैं कि जेंडर स्ट्रगल जो है वो इतना अ, ज़रूरी नहीं है, बट मैं तो समझती हूँ कि हम कभी भी एक लोकतांत्रिक और इक्वल समाज नहीं माने जा सकते जब तक हमारे यहाँ असमता खत्म ना हो। और वो असमता जो है वो मर्द मर्द के बीच में है और औरत मर्द के बीच में है, और औरत औरत के बीच में भी है, क्योंकि कई तरह की असमताएं उधर भी हैं। तो उस समाज को बनाने के लिए हमें एक समझ बनानी है और अपने इतिहास की समझ बनानी है, पर आगे की इतिहास हम क्या रचेंगे वो समझ भी हमको बना करके उस रास्ते पे हमको चलना है। और ये मैं समझती हूँ मेरा लास्ट वर्ड है आपको इस वक्त। उमा जी, जब आप बोल रही थी तो मुझे लग रहा था कि आपको ही सुनते रहें। तो मुझे आपको सुनते हुए हिंदी की एक किसी ने लिखा है कि जब तक हिरन अपना इतिहास खुद नहीं लिखेंगी, हाँ, तब तक हिरनों के इतिहास में शिकारियों की शौर्य गाथाएँ हाँ, गाई जाती रहेंगी। हाँ, 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 ये वाली मुझे पंक्तियाँ याद आ रही थी। हाँ, हाँ, तो एक सवाल जो साहित्य में भी बार-बार दोहराया जाता है, वैसे तो आपने इसके बारे में 2 बार बात की है, लेकिन मैं बहुत क्लैरिटी के लिए, हुँ, साहित्य में ये क्वेश्चन किया जाता है कि क्या कोई मर्द नारीवादी हो सकता है? तो बिल्कुल सेम, क्या कोई मर्द नारीवादी दृष्टि से या फेमिनिस्ट दृष्टि से क्या कोई मर्द इतिहासकारी हुँ, कर सकता है? कोई ऐसा हिस्टोरियन मेल हो सकता है कि नहीं? हुँ। क्योंकि साहित्य में इसके बारे में बहुत डिबेट चलती है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते नहीं, देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर मर्द अ, सचमुच इन्वेस्टेड है एक उस तरह के समाज में जिसमें बिल्कुल असमता नहीं है। देखो, हम क्लास डिवाइड को तो आसानी से लांघने की कोशिश करते हैं, कास्ट डिवाइड को भी हम कोशिश करते हैं लांघने की। तो जेंडर डिवाइड को भी हम हमारे ऊपर है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि अ, औरत मर्द की तरह नहीं सोच सकती है, या मर्द औरत की तरह से नहीं सोच सकता, या उसकी तरह से फील नहीं कर सकता। वो मतलब उसकी अपनी सेंसिटिविटी के ऊपर तहत है कि वो किस तरह से अपने को वो कहाँ बैठा हुआ है। 19वीं शताब्दी में ही एक एग्जाम्पल है एक बड़े फेमस रिफॉर्मर का। तो वो लिखता है कि उस वक्त के लिए तो मैं खुद एक औरत हूँ। जब मैं इस तरह की जिस तरह की समझ के साथ वो लिख रहा था, उस वक़्त मैं खुद एक औरत हूँ। मैं पूरी तरह से औरत बन जाता हूँ। तो औरत बनना टू माय माइंड, औरत की जगह पे बैठ कर के उस नज़रिए से देखना, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल किया जा सकता है। पर ये निर्भर है मर्द पर कि वो अपनी सत्ता को छोड़ अपनी जगह को छोड़ करके एक्चुअली एक फेमिनिस्ट नजरिया अपना सकता है। हमारे देश में अब मैं सीधी सीधी बात बताती हूँ हैं? हमारे देश में थियोरी तो मर्द ही लाते हैं ना, जी। चाहे वो मार्क्सिस्ट हो, चाहे वो उधर, मतलब थियोरी सारी मर्दों के हाथ में है। सो अब उनको एक तरह से दे हैव टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स फ्रॉम इनसाइड। they cannot be the theoreticians for everything, and certainly एक जमाना था जब हमको लगता था कि ये हमारी बात समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि they are not experiencing it like us. But आज तक तो हम we have gone that distance, and there is some इतनी समझ तो लोगों में आ गई है ना कि this is a
unequal society is a violent, patriarchy is a violent institution. पितृसत्ता कायम नहीं हो सकती जब तक उसमें उसके पीछे हिंसा नहीं खड़ी हो. डंडा उनके पीछे होता है तभी तो पितृसत्ता जिंदा है. वो समझ तो मर्द कर लेते हैं, फिर ये एकेडमिकली सोच लेंगे. उसको प्रैक्टिस करने में, that is to drop the patriarchal power completely and reconstruct themselves as people on the same plane. Everybody has the same power to understand, everybody has also the same power to experience. तो वो तुमको अगर तुम अलग क्षेत्रों में कर सकते हैं, श्योरली आप इधर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक तरह से ह्यूमिलिटी की जरूरत नहीं है. आपको वो जो तुम्हारे अंदर गढ़ा हुआ है ना, सोचने का अंदाज, जिसमें आप इन्वेस्ट कर लेते हो. थ्योरी जब तक मर्द पूरी तरह से ये ना सोचे कि ये मेरा क्षेत्र है, और हम सबसे सीखते हैं. जो आप आई थिंक हमारे देश में तो बिकॉज मार्क्सिस्ट हैव बीन द पीपल हु हैव theorized an inequality. तो इस inequality को theorize करने में वर्कर्स इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन समझ गए हैं, कास्ट एक्सप्लॉयटेशन कम समझे हैं, और जेंडर एक्सप्लॉयटेशन एक तरह से समझते हैं, एक तरह से फील नहीं करते हैं. इट इज नेसेसरी फॉर अस टू थिंक, पर जरूर हो सकता है अ रियली डेमोक्रेटिक पर्सन हु बिलीव्स इन इनइक्वालिटी, वो तो फिर जरूर, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है. ये सोच रही थी कि आप जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस में आपने कहा कि हमें ये लोग कहते हैं कि जेंडर का इशू इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और वो शायद इसीलिए कहते हैं कि उनका वो एक्सपीरियंस नहीं रहा. उन्होंने वो जेंडर को के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जाना नहीं है, उनको जिया नहीं है. तो जैसे प्रभा खेतान लिखती हैं कि सभी दमित वर्गों को अपना इतिहास खुद लिखना पड़ता है, और उनको वो इस चीज के लिए अभिशापित हैं कि उन्हें सबसे पहले अपने अनुभवों को कुरेदना पड़ता है. हाँ, तो जैसे आपने उनके अनुभवों की कहानियों से इतिहास को खोजा है, आपने ये काम किया है कि कैसे छोटी छोटी चीजों में इतिहास पढ़ा है, तो वो भी फिर लिखती है कि और यही कहानियां बाद में रजिस्टर होती हैं इतिहास में, और इन्हीं से इतिहास बनता है. तो एक सवाल जो आप बात कर रही थी कि औरतें मायके जाती थी और उनको वो कॉन्ट्रैक्ट टाइप एक लेना पड़ता था कि आप इतने दिनों के लिए जा रही हैं. तो मैं जितनी औरतों को अपने आसपास देखती हूँ, अब वो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होता, लेकिन एक हिडन कॉन्ट्रैक्ट रहता है, अभी भी रहता है कि आप कितने दिनों के लिए जाना है. और आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारी एक दोस्त हैं, उनको मतलब हम सब जब कॉलेज में बातें करते हैं कि हम नहीं जा पाते, या मेरी दोस्त से बातें करती है हम इतनी देर नहीं जा पाते, तो उसको पूछते हैं, वो बोलती है कि मुझे कोई नहीं रोकता. तो हमने कहा क्यों? वो बोलती है क्योंकि मैं घर में रोटी नहीं बनाती. ये बिल्कुल वही आप बात कर रही थी, तो मुझे ये बात याद आ रही थी. तो अंत में जो ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो समकाल में, वो तो हमने हिस्ट्री की बात की जो जिया जा चुका है, अब जो हमारे कॉन्टेम्परेरी पीरियड में औरतें जो जी रही हैं, जैसे आपका मैंने पिछले दिनों कश्मीर इश्यू पे वहाँ विमेन पर्सपेक्टिव से आपने बात की, वो एक लेक्चर सुन रही थी, या ये एनसीआर वगैरह के केस में औरतों ने जैसे रजिस्ट किया, ये इतिहास आपको लगता है कि हमारे मीडिया में, हमारे सोशल मीडिया में या किसी भी तरह से उस तरह रजिस्टर हो रहा है जैसे उसे होना चाहिए? प्रेजेंट में जो इतिहास लिखा जा रहा है उससे क्या आप सेटिस्फाइड हैं? देखिए, थोड़ा सा रास्ता खुलने लगा है, लेकिन इस विषय को ही देखें आप, जो आपने रेज किया, ये जो एनसीए की जो पूरी स्ट्रगल चली है फॉर रिकग्निशन कि देखो, आप इस तरह से कुछ औरतों को वंचित नहीं कर सकते हो सिटीजनशिप राइट्स से, और उनको दावे पे नहीं लगा सकते हो. और मैं समझती हूँ एक्चुअली जब अगर ये इस तरह के रूल्स आएंगे तो ये हमारे सबके ऊपर पड़ेगा. मैं जहाँ पैदा हुई थी, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है,
कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो दिखाता है कि मैं अपने माँ बाप की बच्ची हूँ, बिकॉज जब मैं पैदा हुई थी 1941 में बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं होते थे तो एक्चुअली जो स्ट्रगल इन लोगों ने लॉन्च किया है फॉर सी टू टू कंसिडर, एक तरह से सडनली औरतों को बताया जाए, औरतों को और माइनॉरिटीज को ये बताया जाए कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप इस देश के नागरिक हो। ये प्रूफ तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। हम तो पैदा होते थे ऑटोमेटिकली, ये हमारा ये जमीन था, हम चूज करते थे यहाँ रहे ना रहे, और लोग चले जाते थे और जगहों पे रहने के लिए, बट नोबडी टुक इट फॉर ग्रांटेड। मैं कैसे प्रूव करूं कि मैं, मेरी माँ सरस्वती थी, मेरे पिताजी का नाम ये था, मतलब हाउ विल आई प्रूव इट? आई कांट प्रूव इट। मेरी माँ भी गुजर गई, मेरे बाप भी गुजर गए, तो कौन करेगा कि मैं वो जो स्थिति आज हमने पैदा कर दी है हमारे सोच में, आपने इतना मतलब मुख्य धारा में उसमें डाल दिया है कि आपकी सिटीजनशिप को ही हम क्वेश्चन करेंगे और आप कुछ नहीं बोल सकते, और जब बोल रहे हो तो फिर आपके ऊपर इस तरह का डंडा पड़ेगा, और हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, और आज हाँ हमारे हाथ में सत्ता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो लगा इनफैक्ट कि जितना उस वक्त बहुत लिखा गया था। जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो औरतों ने भी लिखा, मर्दों ने भी लिखा, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा लिखा। अब मुझे लगता है कि फेमिनिस्ट ने लिखा नहीं है ऑन द अरेस्ट ऑफ दीज यंग वुमेन, और मुझे बहुत ही ज्यादा धक्का लगा। तो मुझे लगा ये क्या हो गया कि हम लिख नहीं रहे हैं, और ये खास करके प्रिंट मीडिया में हमको लिखने की जरूरत है। ये इट्स नॉट इनफ कि हम वर्चुअल मीडिया में लिखें, वायर में लिखें, स्क्रोल में लिखें। भाई रोज सुबह अखबार आता है, वो अखबार में क्या होता है वो सारी जनता उसी को पढ़ती है। उसमें तो हमने इस तरह के मुद्दों को रखा ही नहीं, डाला ही नहीं। तो वी हैव स्टॉप्ड राइटिंग। मैं समझती हूँ कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू राइट। लिखना और बोलना और घूम घूम कर बात करना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो गेन्स हमने किए थे, जो पर्सनल फेमिनिस्ट गेन्स जो किए हमने, जो अब हमको मिल गए। अब बहुत कम लोग कहेंगे कि तुम, मतलब कहते भी हैं, लेकिन एक तरह से हमने इतने साल में, 40 साल में, 30 साल में, 35 साल में इतना तो अपने हाथ में ले लिया है कि अब स्कूल जाना है, कॉलेज जाना, जरूरी नहीं है कि हम कई जगहों में लड़ना पड़ता है, पर कुछ कम्युनिटीज में तो अब ये वाजिब हो गया कि तो आप स्कूल भी जाओगे, पढ़ोगे भी, नौकरी भी करोगे, ये भी सब करो। ये अपने आप में नहीं आया है, हम लड़के हमने इसको हासिल किया है। वो स्पेस हमने पब्लिक स्फीयर में बनाया है, वो स्पेस को बनाया है हमने। तो उस स्पेस को अब कायम करने के लिए, अब मैंने एक जगह गुस्से में बोला कि क्या हम सिर्फ ये कहेंगे, और ये बहुत साल हमने ये प्रोपिगेट किया था कि हम विमेन एंड पॉलिटिक्स, विमेन शुड कम इनटू पॉलिटिक्स, विमेन एंड पॉलिटिक्स, विमेन एंड पॉलिटिक्स। कई जगह में जहाँ आपने देखा होगा कि फंडेड प्रोग्राम्स थी, सब कुछ था, बट इट वाज एंटायरली दिस डेमोक्रेट, मतलब पंचायती राज में जाओ, इसमें करें। तो जब औरत एक्चुअली पॉलिटिक्स में आती है तो आप क्या कर रहे हो उसके साथ? आप उसको बैठ कर, उसको उठा करके जेल में बंद कर रहे हो। तो रियल these women have not stopped at the citizenship rights, they have taken it to another level. उसको उस स्ट्रगल में वो शामिल रहे। आज we feminists have not अपने को जाहिर नहीं किया है हमने एज आउटरेज्ड कि ये कैसे आप कर सकते हो। कुछ तो फेमिनिस्ट वॉइस आनी चाहिए कि यू कांट डू दिस टू आवर यंग पीपल, दैट इज दोज हु स्ट्रगल फॉर एक नए समाज के लिए। उनका नजरिया है, उनको ही उठा के आप डाल रहे हो और उस पर यूएपीए लगा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। सो आई थिंक दैट फेमिनिज्म के सामने मुझे फेमिनिस्ट चैलेंज आज ये है कि एक नए माहौल में हम अपने को कैसे मजबूत करेंगे
और कैसे हम अपनी आवाज बनाएंगे विच विल नॉट एक्सेप्ट दिस ऑपरेशन। देखो मैं समझती हूँ फेमिनिज्म इज वन सिंगल ट्रैक। यू कैनॉट बी अ फेमिनिस्ट इफ यू आर फॉर एनी ऑपरेशन। किसी भी तरह के ऑपरेशन के साथ तुम नहीं खड़े हो सकते हो। अगर खड़े हो गए तो तुम फेमिनिस्ट नहीं हो, बिकॉज फेमिनिस्ट स्टैंड्स फॉर एवरी मार्जिन, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे वो कश्मीर हो। A feminist must stand against oppression wherever it is happening. हाँ? तो हमारे ऊपर ये आज चुनौती है, are we going to give up on our understanding of a feminist consciousness which is speaking of a non-oppressive society? भैया we don't want any oppression, ना मर्द का ना किसी और का, and certainly not state का, है ना? तो आज चैलेंज हमारे सामने ये है कि हम अपना स्ट्रगल को आगे बढ़ा करके we have to expand it to include and be able to speak for everybody. सबकी आवाज में हमको मिलना है और हमारी आवाज सबकी आवाज में जाना है। तब मैं समझती हूँ कि हम जिस तरह के बदलाव आना चाहिए हमारे समाज में वो आएगा। जी, बिल्कुल। तो हमें बहुत सुचेत होने की ज़रूरत है कि इस वक़्त भी हम एक हिस्ट्री को लिव कर रहे हैं और बिल्कुल उसे हमें रजिस्टर करना होगा। बिल्कुल जी। बिल्कुल। हम्म, तो मुझे लालच हो रहा है जाते-जाते एक छोटा-सा सवाल और। वो ये कि आपने कुछ ऑटोबायोग्राफ़ीज़ की बात की, हम्म, जो ज़्यादातर सो कॉल्ड हायर कास्ट की औरतों की लिखी हुई। हाँ हम पिछले दिनों पंजाबी में ऐसी कोई बायोग्राफी ढूँढ रहे थे कि किसी दलित औरत ने पंजाबी में अपनी ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी है, हाँ 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 जबकि स्वर्ण औरतों की ऑटोबायोग्राफीज़ पंजाबी में कई मिल जाती हैं। हाँ ठीक है। तो क्या और भाषाओं में भी यही हालत है या और भाषाओं में ऐसा नहीं है? नहीं कुछ और दलित औरतों की भी ऑटोबायोग्राफीज़ मिलती हैं। अरे बिल्कुल, अब तो बिल्कुल देखो आप उर्मिला पवार को देखो, उर्मिला पवार ने अपनी खुद की वो एक तो बहुत बहुत अच्छा लिखती हैं और कई तरह की चीजों पे लिखती हैं, हाँ? पर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है। सो अब तो एक यंगर जनरेशन से तो जो निकल के आया है वो तो खास करके महाराष्ट्र में जहाँ पे दलित मूवमेंट हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, तो इसलिए मतलब उनके 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 दलित पैंथर्स तो ही थे, तो उनका एक जगह बनी हुई है, वो निकल के आया है। दक्षिण में भी आई एम श्योर कि लिखी जा रही हैं। मैं तुरंत मेरे नहीं, बट आप देखिए कि इवन मेन बंगाल में देखो वो जो क्या नाम है मनोरंजन व्यापारी हैं, वो मर्द हैं। जी, उन्होंने लिखा और उन्होंने तब लिखा जब उनको महाश्वेता देवी के महाश्वेता देवी को से इन्फ्लुएंस होकर के उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। सो रिक्शा चलाते थे एंड एक बारी ही मेट महाश्वेता देवी और इतना फिर वो उनको माँ समझ के मानते हैं और फिर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। तो ऑटोबायोग्राफी एक फर्स्ट स्टेप होता है टू अंडरस्टैंड योर ओन ऑपरेशन, अपनी ऑपरेशन को समझना और फिर उसको उसमें उसको जोड़ना इन द लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशन। तो ऑटोबायोग्राफीज तो हैं। मैं अगर इस वक्त नहीं है तो मैं तो यही कहूंगी कि आप इंकरेज कीजिए कि जहाँ दलित औरतें अपनी कहानी बताने को तैयार हैं तो आप माध्यम बन जाओ, उनकी कहानी सुनो और लिख दो, उनकी कहानी होगी। जैसे वो कहना चाहें वो लिखें। ये हमारी तरफ से सब सॉलिडारिटी होनी चाहिए। सबके पास देखो देखो लिखने का जो इट इज नॉट कास्ट बेस्ड, इट इज नॉट जेंडर बेस्ड, बट नॉट एवरीवन कैन राइट। और, और सबसे पहले अपने को जाहिर करना ही इतना चैलेंज है। मैं कैसे अपने को जाहिर करूं, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जो है नोबडी वैल्यूज, कोई वैल्यू नहीं करता कि मैं कौन हूं, मैं मेरी क्या अनुभव है, मैं क्या किस तरह से तो अपनी बात रखना और उसको वो एक लंबा रास्ता होता है जिससे कि आप फिर इतनी कॉन्फिडेंस बनाओ कि आप कहें कि हाँ मैं लिखूंगी और बोलूंगी। हाँ तो वो हमने माहौल खड़ा करना है। राइटिंग वर्कशॉप्स हमको करनी चाहिए विद बच्चे। राइटिंग वर्कशॉप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने को आजकल हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ना सबसे पहले तो बच्चों को राइटिंग वर्कशॉप करवाते हैं।
बिफोर दे टीच देम एनी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और एनीथिंग, राइटिंग वर्कशॉप्स करवाते हैं उनसे, बिकॉज लिखना भी एक स्किल है, एक अंदर से भी आता है और एक स्किल भी है. आई थिंक वी शुड बी डूइंग दो. मैं समझती हूँ कि राइटिंग वर्कशॉप्स हम जितना करेंगे उतनी कहानियां निकल के आएंगी, उतने अनुभव निकल के आएंगे. सो हैं भी, लेकिन उसको एनकरेज भी करना चाहिए. वो क्या नाम है, आदिवासी औरतें हैं, उन्होंने लिखा. सीके जानू हैं इन केरला, जो एनवायरमेंटल मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई है, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है. तो आत्मकथाएं लिखना एक तरह से, एक्चुअली आत्मकथाएं लिखना मुश्किल होता है, क्योंकि यू हैव टू पुट योर सेल्फ एंड, मैं समझती हूँ आत्मकथा इज नॉट अबाउट योर सेल्फ, आत्मकथा इज अबाउट योर एक्सपीरियंस. तो ये नहीं है कि मैं इतनी ग्रेट हूँ, पर मेरे एक्सपीरियंसेस इस तरह के थे, और वो एक तरह से रिफ्लेक्ट करती हैं समाज को, जिस तरह से वो घला गया है, ढाला गया है, और उसमें हम अपनी बात रखें तो बिल्कुल वाजिब जगह है, और होना चाहिए, जितना होना चाहिए, जितना हो सकता है होना चाहिए. जी, तो उमा जी बहुत-बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया हमें। और फिर कभी आपको फिर दोबारा हम सुनना चाहेंगे इसी माध्यम से। तो बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ निकिता आज़ाद, उनको मैं विशेष रूप से शुक्रिया कहना चाहूँगी, जो ये सारा ज़ूम वग़ैरह देख रही थी। निकिता का बहुत-बहुत शुक्रिया। हाँ. तो सारे जो दोस्त हमें सुन रहे थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो हम अगले लाइव सेशन में फिर से मिलेंगे। अ, ओके दोस्तों, ओके उमा जी, थैंक यू। ओके, ओके, नमस्ते, बाय। बाय.